गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी डिस्कस क्लास 12th इंग्लिश मीडियम में जो जूलॉजी सब्जेक्ट अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर जेनेटिक्स अपन ने स्टार्ट किया था, उसका जो चैप्टर नंबर 35 है, पार्ट 1 अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने जेनेटिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया और देन अपन ने डीएनए के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस a very important thing and that is the जीन को अपन डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। और 101% आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा जीन टॉपिक को समझने से। तो जीन को समझने से पहले अपन फैक्टर, अगर नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, फैक्टर क्या है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। फैक्टर, द टर्म जेनेटिक्स के अंदर जो फैक्टर टर्म है, इट वाज गिवन बाय मेंडल। ये टर्म जो है किसने दी थी? मेंडल ने दी थी। किसने दिया था? मेंडल ने फैक्टर वर्ड दिया था। द टर्म फैक्टर वाज गिवन बाय मेंडल। व्हाट इज द फैक्टर? देखना डियर स्टूडेंट, द फैक्टर इज अ यूनिट, इट इज अ यूनिट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ particular character, expression of particular character. It is a unit. Factor is a unit. It is a unit responsible for expression of particular character. It is what? It is factor. Actually factor और जीन is the same things. फैक्टर कोई साइंटिस्ट जॉनसन ने क्या नाम दिया था? जीन कहा था। वापस देखते हैं कि एक्चुअली उस समय तक जीन वर्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जीन वर्ड जब मेंडल सर काम कर रहे थे उस समय जीन वर्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने फैक्टर मतलब समथिंग इज देयर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर करेक्टर, उसको उसने क्या कहा, मेंडल ने क्या कह दिया? फैक्टर नाम दे दिया कि फैक्टर इज व्हाट? इट इज अ यूनिट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर करेक्टर। एंड द फैक्टर को ही बाद में जॉनसन ने क्या नाम दे दिया? जीन कहा। अब आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेसिकली जीन रहेगा। ध्यान से जीन को समझते हैं अपन। बेसिकली डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, एलील, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीन बेसिकली है क्या? तो डियर फ्रेंड्स, जीन, अपना जो टॉपिक जीन है उसको समझने से पहले अपन को सेंट्रल डॉगमा की तरफ में लेके जाता हूँ। सेंट्रल डॉगमा, आप लोग कहोगे सर सेंट्रल डॉगमा तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है, जेनेटिक्स में कहाँ यूज ले रहे हैं? तो डियर फ्रेंड्स, जब तक अपन को जीन की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, जब तक जीन की डेफिनेशन ढंग से समझ में नहीं आएगी, तब तक जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। और जीन की डेफिनेशन को समझने के लिए अपन को सेंट्रल डॉगमा पढ़ना जरूरी होता है। तो सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? ध्यान से देखना, सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? ध्यान से, बिल्कुल आराम से, इजी तरीके से, 101% आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है जीन की डेफिनेशन को समझने से पहले। बेसिकली कि डीएनए और जीन में डिफरेंस क्या है, डीएनए वर्सेज जीन, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डीएनए वर्सेज जीन। सेंट्रल डॉगमा डियर फ्रेंड्स क्या है कि डीएनए फॉर्म्स इट्स ओन कॉपी। डीएनए अपनी खुद की कॉपी का फॉर्मेशन करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। प्रोसेस क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। सही बात है। डीएनए आगे चलकर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। डीएनए आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से आगे चलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का। प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। मैं रिवाइज करता हूं। डीएनए फॉर्म्स इट्स ओन कॉपी, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। डीएनए फॉर्म आरएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए फॉर्म प्रोटीन, और प्रोटीन की जगह अगर अपन पेप्टाइड बोल दें, इट इज अ गुड थिंग। प्रोटीन, इट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। हियर it is a reversible process. RNA can also form DNA and the process is called as reverse process। को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ये है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि डीएनए फॉर्म्स इट्स ओन कॉपी वाया रेप्लिकेशन प्रोसेस। डीएनए फॉर्म आरएनए
via transcription process, RNA from protein via translation process. Here RNA also form the DNA by a process called as reverse transcription process. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि मोलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज इन्वॉल्व, वो अपन मोलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ये सेंट्रल डॉगमा है। ओके, फिर डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन के बारे में, एक बात कह रहा हूं कि एवरीथिंग क्या कह रहा हूं कि एवरीथिंग इन अ लिविंग बीइंग, everything in a living being is determined by a particular protein, everything। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जीन को समझना है तो इसको समझना पड़ेगा। क्या है कि एवरीथिंग इज इन अ लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर आप चाहे कोई उसका फिजिकल या चाहे उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लो, एवरीथिंग, कुछ भी आप लोग कहो, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय अ पर्टिकुलर प्रोटीन। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कोई ना कोई प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अगर अपन बात करें कि किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर स्किन कलर के लिए भी कोई ना कोई क्या रेस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होगा। बात करें बालों के कलर की, हेयर कलर की बात करें, आई कलर की बात करें, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इन अ लिविंग बीइंग, एवरीथिंग आप कुछ भी बोल दो, एवरीथिंग इन अ लिविंग बीइंग इज डिटरमाइंड बाय अ पर्टिकुलर प्रोटीन। उस कैरेक्टर के लिए 1% कोई ना कोई क्या होगा, प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होगा। आई थिंक ये चीज आपको, और इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इस चीज को समझना जरूरी है। देखना, अब अपन ने कहा कि सबके लिए कोई ना कोई कौन रेस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। अब मुझे बताइए डियर फ्रेंड्स, प्रोटीन कैसे बना, प्रोटीन किससे बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है आरएनए से। प्रोटीन किससे बन रहा है, आरएनए से, बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। आरएनए कैसे बन रहा है, डीएनए से। प्रोटीन आरएनए से बना, आरएनए डीएनए से बन रहा। इसका मतलब इस डीएनए के अंदर ऐसा कुछ है, इस डीएनए के अंदर ऐसा कुछ है which is responsible for the making the protein and it is a gene। क्या वापिस रिवाइज कर ले, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैंने कहा एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना, प्रोटीन बना डियर फ्रेंड्स आरएनए से। आरएनए किससे बना, डीएनए से। इट मींस इन द डीएनए समथिंग इज देयर, इन डीएनए समथिंग इज देयर which is responsible for making the protein and that is gene। इसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मतलब अगर मैं, हालांकि देखो डियर फ्रेंड्स, जीन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइटोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स अलग अलग होगी, लेकिन सबका जो मीन्स निकलता है, जो सबका लास्ट कंक्लूजन निकलता है वो एक ही है कि जीन इज व्हाट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। प्रोटीन के एक्सप्रेशन में काम आता है, किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में काम आता है, उसी को जीन बोलते हैं। मतलब जीन की डेफिनेशन क्या बोल देंगे अपन, जीन द पार्ट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए which is responsible for, which is responsible for, which is responsible for making the protein, making the protein। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट है डीएनए का, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, ये डियर फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, एज वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, या ऑर्गेनिजम्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें या सेल की बात करें, एक ही बात है, दे आर यूनिसेलुलर। मतलब इनका जो बॉडी होता है इट इज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर द होल डीएनए इज इक्वल टू जीन। मतलब उस डीएनए के अंदर संपूर्ण जो उसका पार्ट है इट एक्ट एज जीन। प्रोकैरियोटिक के लिए बात राइट है कि इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स द होल डीएनए इज इक्वल टू जीन। मतलब पूरा का पूरा जो डीएनए है वो जीन की तरह बिहेव करेगा, या अपन कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो डीएनए है इट इन्वॉल्व इन द मेकिंग प्रोटीन, इट इन्वॉल्व इन द मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्मेशन के अंदर पूरा का पूरा डीएनए काम आ जाएगा।
बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, अगर अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो डियर फ्रेंड्स, इन यूकैरियोटिक सेल होल डीएनए इज नॉट इक्वल टू जीन। पूरा का पूरा जो डीएनए है वह जीन की तरह बिहेव नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है। इसका मतलब इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए के दो पार्ट होंगे। अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए के दो पार्ट होंगे। यूकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक के अंदर पूरा का पूरा जो डीएनए है वह जीन के फॉर्मेशन में काम, प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम आता है। सो होल डीएनए इज इक्वल टू जीन। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, द होल डीएनए इज नॉट इक्वल टू जीन। पूरा का पूरा जो डीएनए है वह जीन की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, डीएनए के दो पार्ट होंगे। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए के दो पोर्शन होंगे। दो पोर्शन कौन कौन से होंगे, एक तो होता है डियर फ्रेंड्स एक्सॉन, एक क्या होता है एक्सॉन, और एक क्या होता है इंट्रॉन। एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। एक्सॉन क्या है, द पार्ट ऑफ डीएनए। एक्सॉन को अपन लोग क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। एक्सॉन को जीन बोलेंगे कि द पार्ट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन, द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन। इट इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन के फॉर्मेशन में या प्रोटीन के मेकिंग के अंदर जो पार्ट डीएनए का काम में आता है, द पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन और जीन। एंड द पार्ट व्हिच इज नॉट पार्टिसिपेट, the part which is not participates or not involved in making protein, not involved in making protein is called as intron। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं। इंट्रॉन को ये अपन जंक डीएनए बोलते हैं, जंक डीएनए कहा जाता है। वापस देख लेते हैं क्या कहा अपन ने कि जीन क्या है, कि द पार्ट ऑफ डीएनए which is responsible for making the protein is called as gene. The part of DNA which involved in making the protein is called as gene. In case of prokaryotic cell, the whole DNA is equal to gene. मतलब पूरा का पूरा जो DNA है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या आता है, काम में आता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो पूरा DNA उसी को अपन लोग क्या कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो DNA होता है, इट इज नॉट इक्वल टू जीन। जो पूरा का पूरा जो डीएनए है वो जीन की तरह बिहेव नहीं करता। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए के दो पार्ट होंगे, एक होगा डियर फ्रेंड्स एक्सॉन और एक होगा इंट्रॉन। एक्सॉन जीन है, मतलब जीन डीएनए का वह पार्ट, द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इन्वॉल्व इन द मेकिंग प्रोटीन इज कॉल्ड एज एक्सॉन, एंड द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच नॉट इन्वॉल्व इन द मेकिंग प्रोटीन इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं, जंक डीएनए बोलते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आपको सुन के एक अचंभा होगा, एक अपन यू आर सरप्राइज दैट इन ह्यूमन की एक सेल की बात करूंगा, मोर देन 50% ऑफ डीएनए इज जंक डीएनए। उसका कोई रोल नहीं है, जंक डीएनए। मोर देन 50% ऑफ डीएनए इन ह्यूमन सेल इज जंक डीएनए, और वी कैन से दैट इट इज द इंट्रॉन, और वी कैन से दैट द मोर देन 50% ऑफ डीएनए इन ह्यूमन सेल इज नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन, इंट्रॉन। आई चीज समझ में। तो डियर फ्रेंड्स, आज अपन ने जो डिस्कस किया डीएनए, अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो जीन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और चलो मैं जीन को और थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं ध्यान से, क्योंकि जीन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कई स्टूडेंट्स को इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है, तो जीन की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। सपोज डियर फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं ये डीएनए, ये क्या है, डीएनए। एज वी नो दैट डीएनए इज लीनियर स्ट्रक्चर and the double helix model was given by two great scientists Watson and Crick, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज में मिला था। सपोज ये डीएनए का ये पार्ट और मैं कह रहा हूं ये पार्ट, सपोज ये क्या है, डीएनए, और डीएनए का ये जो पार्ट है इट इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन। डीएनए का ये पार्ट जो है प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम में आ रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन, ये वाला पार्ट प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम में नहीं आ रहा है। देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, और वी कैन से दैट इट इज अ जीन। पूरा डीएनए जीन नहीं है, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन,
और वी कैन आल्सो कॉल इट जंक डीएनए। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? जंक डीएनए बोलेंगे। आई थिंक आपको इस कार्टून डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि डीएनए का कुछ पोर्शन जो है इट इन्वॉल्व इन द मेकिंग प्रोटीन इज कॉल्ड एज एक्सॉन और जीन, एंड जो काम में नहीं आता इट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन और जंक डीएनए। ओके, ये हो गया जीन के बारे में। अगली जो अपनी टर्मिनोलॉजी है, अगली टर्मिनोलॉजी एलील या एलिलोमॉर्फ। क्या है? एलील और एलिलोमॉर्फ। एलील और एलिलोमॉर्फ। एलील क्या है? देखना डियर फ्रेंड्स, अपन ने, आप लोगों ने भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, जीन को कुछ आप लोग ऐसे लिखते हो, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखते हो। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज एलील। जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, ये एक जीन है जिसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है दे आर कॉल्ड एज जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन are called as allele, or we can also call it allelomorph. A gene possesses minimum 2 allele. A gene possesses minimum 2 allele. एक जीन के अंदर जो मिनिमम एलील होते हैं they are 2. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन है। मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर अपन स्टडी करेंगे तो एलील्स और एलिलोमॉर्फ्स आर व्हाट? Alternative forms of a gene are called as allele, and a gene possesses minimum 2 allele. एक जीन में मिनिमम 2 एलील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है और नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, उसको देखते हैं। देखना डियर फ्रेंड्स, जैसे बात करते हैं करेक्टर की, ध्यान से देखना। करेक्टर, पहली डेफिनेशन करेक्टर की, फिर बात करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैरेक्टर्स क्या है। देखना डियर फ्रेंड्स, कैरेक्टर की हालांकि देयर इज नो डेफिनेशन, साइंटिफिक कोई डेफिनेशन नहीं है। कैरेक्टर क्या है? जैसे मैंने कह दिया कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे मैंने बात कर ली वेट की, वेट एक कलर है। जैसे मैंने बात कर ली हाइट भी एक क्या है? कैरेक्टर। एंड सो ऑन, कलर एक कैरेक्टर, वेट एक कैरेक्टर, हाइट एक कैरेक्टर। कलर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कलर्स आर देयर, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड सो ऑन। कलर की अगर बात करें, कलर कई टाइप के होंगे, जैसे ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, एंड सो ऑन। वेट की बात करें, 1 किलोग्राम हो सकता है, 2 किलोग्राम हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 2 ग्राम हो सकता है, एंड सो ऑन। हाइट की बात करें, 1 फीट हो सकती है, 2 फीट हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, एंड सो ऑन। मींस कैरेक्टर एक पर्टिकुलर चीज है, और एक ही कैरेक्टर के देयर आर सो मेनी वेरिएशंस आर देयर। एक ही कैरेक्टर के देयर आर सो मेनी वेरिएशंस अपन लोग देख रहे हैं कि देयर आर सो मेनी वेरिएशंस अवेलेबल ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, एंड these are what? These are contrasting character और traits। मतलब contrasting characters क्या होते हैं? वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। ध्यान रखना, वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या लिखा मैंने? वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रेट्स। एक ही कैरेक्टर के जो वेरिएबल फॉर्म्स है, वेरियस फॉर्म्स है, दे आर कॉल्ड एज कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बट अपन क्या कह रहे हैं यहां पर कि एक कैरेक्टर के कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, जेनेटिक्स के अंदर अपन को, हम लोगों को एक कैरेक्टर के कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मानने हैं? 2 माने। मतलब फ्रॉम जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वन कैरेक्टर इज इक्वल टू 2 contrasting character और 2 traits। ओके, अब आप कहोगे सर 2 कौन कौन से होते हैं?
तो डियर फ्रेंड्स, एक हमेशा डोमिनेंट रहेगा और एक हमेशा रेसेसिव रहता है। जैसे अगर अपन बात करें, अब यहीं पे अपन देख लेते हैं कि डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है। डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें, डोमिनेंट कैरेक्टर को समझने से पहले अपन लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जेनेटिक्स का। देखो जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, एक होते हैं पेरेंट में एक पेरेंट हमेशा डोमिनेंट होता है, वन पेरेंट इज डोमिनेंट एंड अनदर पेरेंट इज रेसेसिव। एक पेरेंट हमेशा डोमिनेंट रहेगा और एक पेरेंट हमेशा क्या रहेगा, रेसेसिव रहेगा। पेरेंट के अंदर जब क्रॉस होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उनके अंदर क्रॉसिंग होती है, तो जो अपन को फर्स्ट जनरेशन मिलती है दैट इज F1 जनरेशन, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोला जाता है। और वी कैन आल्सो कॉल इट फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ओके। यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। F1 जनरेशन से जो जनरेशन अपन को मिलती है दैट इज F2 जनरेशन, और वी कैन आल्सो कॉल इट सेकंड फीलियल जनरेशन। इसको क्या बोला जाता है, सेकंड फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। और F2 से आगे चलकर F3 मिलती है, F3 से आगे चलकर F4 मिलती है एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता रहता है। अपने सिलेबस के अंदर अपन F2 तक स्टडी करेंगे, जो 12th सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। नीट के अंदर भी आपको F2 तक ही डेटा ध्यान रखना है, उसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इट इज अ पेरेंट क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन मिलेगी, F1 से जो जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी एंड सो ऑन। पेरेंट आर व्हाट, कि पेरेंट की डेफिनेशन देखें कि पेरेंट आर व्हाट, कि द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स मतलब दो ऑर्गेनिजम्स होगी विच इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग आर कॉल्ड एज पेरेंट। वन पेरेंट इज ऑलवेज डोमिनेंट एंड अनदर पेरेंट इज रेसेसिव। अब आप कहोगे सर डोमिनेंट क्या है, डिस्कस करेंगे। पेरेंट की जो क्रॉस होता है, जब पेरेंट आपस में क्रॉस करते हैं, दे गिव राइज टू अ जनरेशन एंड द जनरेशन इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। पेरेंट के क्रॉस से जो जनरेशन मिलती है, द जनरेशन इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन, और वी कैन आल्सो कॉल इट फर्स्ट फीलियल जनरेशन। एंड देन फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है और यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इनके सेल्फ पॉलिनेशन से जो जनरेशन ऑब्टेन होती है, द जनरेशन इज कॉल्ड एज F2 जनरेशन, और वी कैन आल्सो कॉल इट सेकंड फीलियल जनरेशन, ओके। अब यहां पे अपन बात करें कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें, डोमिनेंट कैरेक्टर, और इसी के साथ में मैं बता दूंगा रेसेसिव कैरेक्टर को भी। डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसेसिव कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। अ कैरेक्टर ऑफ पेरेंट का वह कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। पेरेंट का वह कैरेक्टर जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस होता है, इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। और डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, लाइक दिस एंड सो ऑन। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। रेसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट विच डू नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, कैरेक्टर ऑफ पेरेंट विच डू नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रेसेसिव कैरेक्टर, विच इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल t, स्मॉल r एंड स्मॉल y। मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है कि द कैरेक्टर विच express in F1 generation is called as dominant character and the character which do not express in F1 generation are called as recessive characters। dominant character हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं और रेसेसिव जो कैरेक्टर्स होते हैं ये हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक नहीं तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। जेनेटिक्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, ध्यान से इसको देखना और रियली मैं कह रहा हूं मजा आएगा। जेनेटिक्स को पढ़ने में काफी मजा आता है। थैंक यू वेरी मच।